सो हेलो एवरीवन, शिवांश मिश्रा दिस साइड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पाइथन के कुछ बेसिक्स समझाऊंगा, जैसे पाइथन में किसी वर्ड को प्रिंट कैसे करवाना है, कमेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वैल्यू वेरिएबल्स ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमेंट्स। तो मल्टीलाइन कमेंट्स में बढ़ने से पहले आपको नॉर्मल कमेंट्स में समझाता हूँ नॉर्मल कमेंट्स होते क्या हैं। जैसे आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, कुछ कोड लिख रहे हैं, अब आपने कोई स्टेप में पहुंचे, आपको लगा कि इस स्टेप में मेरे को कोई एक नोट देना चाहिए जो कि कोड में इंक्लूड ना हो, बस मैं जब अपनी कोड देखूं तो मेरे को बस समझ आ जाए मैंने क्योंकि एक नोट छोड़ा है उस पर्टिकुलर स्टेप में, तो मेरे को समझ आ जाए ये स्टेप मैंने क्यों परफॉर्म करा है। और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा से कुछ लिखना हो, ऐसा नोट एज अ हाईलाइट आपको छोड़ना है जो कि कोड में इंक्लूड नहीं आप चाहते हैं, तो वो उसके लिए कमेंट काम आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने इसमें दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू a प्लस b और प्रिंट a प्लस b। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। c इज इक्वल टू a प्लस b। अब प्रिंट कराया मैंने ये। अब मेरे को कोई कमेंट देना है तो मैं क्या करूँ। कमेंट आपको सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए दो तरीके, या तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबाइए। बैक स्लैश आपको अपने कीबोर्ड में जो क्वेश्चन मार्क है उसके नीचे आपको बना हुआ दिख रहा होगा, तो बस आपको कंट्रोल दबाना है और बैक स्लैश देना है। दिया। अभी जो प्रिंट ए प्लस बी है ये पूरा कमेंट आउट हो गया, बट मुझे इसको कमेंट आउट नहीं करवाना, तो मैं वापस कंट्रोल बैक स्लैश दबाऊंगा तो ये नॉर्मल अनकमेंट हो जाएगा। अब मैंने बस मेरे को कुछ लिखना है, जैसे मैं आपको एक लिखता हूँ कि इन दिस वी आर एडिंग बोथ वेरिएबल। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब मैंने इसको कमेंट आउट नहीं करा, मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये देखेंगे आप एरर शो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कमेंट आउट नहीं करा अपने नोट को। अब इसको कमेंट आउट करने के लिए जैसे मैंने बताया, कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबाएंगे आप। कंट्रोल प्लस बैक स्लैश दबाया, लेकिन अब आप देखेंगे पूरी लाइन कमेंट आउट होगी, बट मुझे इतनी पर्टिकुलर चीज कमेंट आउट नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, तो पहले तो अनकमेंट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले जाऊंगा और आप सीधे हैशटैग डाल सकते। तो बस इतनी पर्टिकुलर लाइन आप देखेंगे कमेंट आउट होगी। और अब मैं कुछ, अब जैसे मैं रन करूंगा कोड को, तो जो कोड को काम था वो उसने करा और इसने कोई दिक्कत नहीं ली, बस ये कोड में एज अ नोट के तौर पे यहाँ पे छप गया है। इसका कोई आउटपुट से मतलब नहीं होगा, तो इसका सिंगल कमेंट का मतलब यही होता है। अब मैं आपको बताता हूँ मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स ये होता है कि जैसे अब अगर आपको कोई कमेंट दो तीन लाइन में करना हो, सिंगल लाइन में नहीं है, वो दो तीन लाइन में उसको ताकि अच्छा दिखे या आपको जरूरत हो करने की, तब आप मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हो। मल्टी लाइन कमेंट यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्लैश आपको दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्क नहीं करता। आपको बस क्या करना है, पहली बात, मल्टी लाइन कमेंट हमेशा आपको नेक्स्ट लाइन से करना है। सेम जैसे प्रिंट के साथ अगर आप करेंगे तो मल्टी लाइन कमेंट वर्क नहीं करेगा। तो आपको अलग लाइन से करना है, तो आपको बस क्या करना है, शिफ्ट दबाइएगा और डबल अपॉस्ट्रॉफी आपको 3 बार लगाना है। 3 बार लगाए। अब मैं लिखता हूँ शिवांश मिश्रा। तो मैंने 3 बार मतलब ये मैंने दूसरी लाइन में लिखा मिश्रा और पहली लाइन में शिवांश लिखा था। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। देखिए, मैंने कमेंट यूज करा मल्टी लाइन वाला, और खाली जो काम था आउटपुट का वो उसने करा, और जो ये जो मेरा नोट है वो छूट गया है। उसका कोई आउटपुट से लेना देना नहीं है। वहीं अगर मैं डबल अगर मैं डबल अपॉस्ट्रॉफी लेता हूँ और उसमें लिखता हूँ शिवांश और फिर एंटर दबा के दूसरी लाइन पे शिफ्ट होता है, तो देखिए ये जो अपॉस्ट्रॉफी वहीं क्लोज हो जाता है और नया अपॉस्ट्रॉफी बन जाता है दूसरी लाइन में। और अगर मैं प्रिंट करवाता तो ये अलग लाइन में प्रिंट नहीं होते दोनों, मतलब अलग लाइन में, मतलब क्या होता है, सॉरी, अब आपको क्या है कि मल्टी लाइन में आपको अजीब अलग लगेगा कि अलग अलग है, जो कि अच्छा नहीं दिखता आउटपुट में। तो इसलिए मल्टी लाइन कमेंट हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपॉस्ट्रॉफी लगाए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है ये। हम्म, तो इसीलिए हम लोग ट्रिपल डबल 3 बार डबल अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, ताकि मल्टी लाइन कमेंट एक ही में देखे। अगर मैं डबल लगाऊंगा तो मैं एंटर दबाऊंगा तो वो वहीं क्लोज हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में दूसरा डबल अपॉस्ट्रॉफी खुल जाएगा, जो कि अलग से दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। नोट को, हमारे जो हाईलाइट्स है उसको थोड़ा खराब कर सकते हैं। इसलिए हम लोग, अगर मल्टी लाइन में आपको कमेंट यूज करना है तो आप 3 बार डबल अपॉस्ट्रॉफी लगाइए। और अगर आपको खाली सिंगल बार यूज करना है तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्लैश यूज कर सकते हैं। और या तो आप डायरेक्ट हैशटैग भी लगा सकते हैं, ऐसे हैशटैग लगा सकते हैं। हैशटैग मैंने लगाया और मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। अब वहीं अगर मैं एंटर दबाऊंगा
तो ये हैशटैग कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो आपको फिर से हैशटैग लगाना पड़े, फिर आप कुछ लिखेंगे, फिर आपको हैशटैग, फिर और कुछ लिखेंगे। वही जो मैंने आपको डबल अपॉस्ट्रोफी में बताया था, सेम वही चीज इसमें भी होगी। तो मल्टी लाइन में फिर वो मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको अलग अलग वो दिखेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मल्टी लाइन के लिए हमेशा आप ये यूज करें। हो तो ये भी काम तो ये भी कर जाएगा, बट अच्छा देखने के लिए आपको ये चीज यूज करें ताकि इजी व्यू हो आपके लिए। अगर आप कभी कोड अपना कोड आपने कोई स्टेप मल्टी लाइन कुछ कमेंट डाला तो आप ऐसे देखेंगे ये है, फिर हैशटैग, फिर लिखा कुछ, तो आपको लगेगा कि थोड़ा जम्बल्ड लगेगा। इसलिए हमेशा आप ऐसे देखें, अगर आपको मल्टी लाइन करना है यूज, तो आप बस 3 बार डबल स्लैश दबाएंगे और आपको बस जो लिखना है आप लिखिए, जितनी भी लाइन में आपको यूज करना है, करिए। कभी कभार ऐसे वीएस कोड में यूज करो तो इसमें थोड़ा इशू आ जाते हैं। अगर तो मल्टी लाइन कमेंट लगा हो, तो डबल डबल अपॉस्ट्रोफी लगा हो 3 बार, तो इसमें थोड़ा इशू आ जाता है। तो आपको बस 3 बार डबल अपॉस्ट्रोफी लगानी है और आपका मल्टी कमेंट पूरा हो जाएगा। आई होप सो कि आपको इतना समझ आ गया हो। अब मैं आपको बताता हूँ कोई चीज आपको प्रिंट कैसे करना है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने प्रिंट करा a+b। और जैसे मैं प्रिंट कराता हूँ a+b डायरेक्ट, और मैं रन करता हूँ कोड, तो आप देखेंगे एरर शो होगा, क्योंकि मैंने ए और बी को कोई वैल्यू असाइन ही नहीं की जिस वजह से वो रन हो पाए। अगर लेकिन मेरे को डायरेक्ट खाली ए और बी ही डायरेक्ट प्रिंट करवाना है, तब क्या करेंगे हम लोग, तब डबल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और तब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि हम लोग कोई वैल्यू असाइन करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग बस, क्योंकि हम लोग पाइथन में कोड को ऑर्डर दे रहे हैं कि को एज अ कोड लिख रहे हैं कि हम लोग को a+b ही प्रिंट करवाना है, ना कि उसका रिजल्ट प्रिंट करवाना है। तो हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो डायरेक्ट a+b आप देखेंगे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप ये हटा देंगे डबल अपॉस्ट्रोफी, तो अब आप ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको a+b का सम चाहिए, ना कि a+b डायरेक्ट प्रिंट चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको a और b की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो a की मैंने वैल्यू 1 असाइन की, b की मैंने वैल्यू 2 असाइन करी। अब मैं प्रिंट a+b करवाऊंगा, तो अब देखेंगे आप 3 प्रिंट हो जाएगा। और इसका एक और वे भी है, अगर आप ऐसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू a+b। और फिर मैं प्रिंट में डायरेक्ट सी को मैं लिख सकता हूँ। सी को डबल अपॉस्ट्रोफी में नहीं लिखी, क्योंकि मैंने सी को वैल्यू असाइन करी हुई है मेरे को, और सी प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे डायरेक्ट सी की वैल्यू प्रिंट करवानी है। अब जैसे मेरे को सी प्रिंट करवाना है, तो मैं लिखूंगा डबल अपॉस्ट्रोफी सी, एक सेकेंड, हाँ सी लिखा, और मेरे को सी की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं कॉमा लगाऊंगा और सी लिख दूंगा। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे आ रहे हैं सी इज इक्वल, सी की वैल्यू जो आ रही है वो 3 है। तो ये एक काम करता है डबल अपॉस्ट्रोफी प्रिंट में, और अगर आप नहीं लगाते तो आपको वो वैल्यू असाइन करेगा। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जैसे मैं सी को वैल्यू असाइन की 3, एक सेकेंड, 3 असाइन की मैंने वैल्यू, इसको हटा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सी की ये वैल्यू प्रिंट हो, 3 प्रिंट हो, ना कि सी प्रिंट हो। तो अब मैं प्रिंट करूंगा और सी करूँ, सी मतलब सॉरी डबल अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, सी डायरेक्ट लिख दूंगा। और एक सेकेंड, और मैं अब रन करूंगा कोड को, तो 3 देखिए प्रिंट हो रहा है, सी की वैल्यू प्रिंट है, लेकिन मेरे को चाहिए कि सी प्रिंट हो। तब मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिखूंगा, डबल अपॉस्ट्रोफी में सी लिखूंगा, और फिर मैं अब रन करूंगा कोड को, तो देखेंगे आप 3, क्योंकि मैंने सी की वैल्यू प्रिंट करने को एक तो ऑर्डर दिया, तो वो 3 वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैंने इसके बाद प्रिंट सी को प्रिंट, डायरेक्ट सी को ही प्रिंट, सी की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट सी को ही प्रिंट करने को ऑर्डर दिया, तो अब आप देखेंगे डायरेक्ट सी ही प्रिंट हो गया। ये प्रिंट में डबल अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। आई होप सो कि आपको इतना भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स जैसे इसमें आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 दिया, a को क्या असाइन हुआ, वैल्यू असाइन हुई 1। तो अब किसी भी चीज को अगर आप वैल्यू असाइन कर देते हैं ना, तो वो चीज जिसमें वैल्यू असाइन होती है उस चीज को वेरिएबल बोलते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 1 दिया, a हो गया 1 की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू होगी 1। तो a क्या हो, a हो गया वेरिएबल। अब पाइथन में मेरे को लगता है आपको वेरिएबल मतलब समझ आ गया। अब मैं आपको डेटा टाइप समझाता हूँ। तो पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने वन एक डिजिट है, जो नॉर्मल हम लोग मैथ्स में देखते हैं, 1 को हम लोग डिजिट काउंट करते हैं, और 2.56 को हम लोग काउंट करते हैं डेसिमल। तो अगर हम लोग को इंटीजर फॉर्म, अगर हम लोग को पाइथन में देखेंगे इसको 1 को, तो 1 को हम लोग डिजिट नहीं कंसिडर करेंगे, पाइथन में हम लोग कंसिडर करेंगे इसको इंटीजर। वहीं अगर हम लोग 2.56 को कंसिडर करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रेदर देन डेसिमल। और वहीं पे अगर आपने किसी मतलब जैसे सी को मैंने वैल्यू असाइन की हैरी, और इस
जैसे अगर आप कोई भी चीज डबल अपोस्ट्रॉफी के अंदर लिख देते, चाहे वो कोई अल्फाबेट ही हो चाहे वो डिजिट ही हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 1 लिखा तो इसको इंटीजर काउंट कर रहा है पाइथन के तौर पे। लेकिन वही अगर 1 को डबल अपोस्ट्रॉफी के अंदर लिखे तो ये इंटीजर नहीं काउंट होगा, इसको काउंट करेंगे हम लोग एज अ स्ट्रिंग। जैसे हैरी लिखा डबल अपोस्ट्रॉफी के अंदर तो सी एक स्ट्रिंग है, rather देन अगर हम लोग नॉर्मल अगर सी को बिना उसके असाइन करते, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। सी इज इक्वल टू हैरी, बिना अपॉस्ट्रोफी के हम लोग ने असाइन किया। अब प्रिंट टाइप सी, अब मैं करूंगा तो एरर शो होगा, क्योंकि हम लोग को अगर कोई अल्फाबेट डाल रहे हैं तो उसमें हम लोग को डबल अपॉस्ट्रोफी डालना ही होगा, क्योंकि पाइथन में इनको कोई अल्फाबेट कंसिडर नहीं किया था, उनको बस खाली स्ट्रिंग कंसिडर किया था। और अगर आपको किसी चीज को स्ट्रिंग कंसिडर करवाना है तो अब आपको उसको डबल अपॉस्ट्रोफी में इंक्लूड करना होगा। तो अगर मैं इसको डबल अपॉस्ट्रोफी में डालता हूँ, अब देखेंगे आप एरर हट जाएगा। जैसे अभी एरर शो हो रहा था, अब मैं रन करता हूँ कोड को, तब देखेंगे एरर हट जाएगा। और क्लास टाइप एस टी आर मतलब स्ट्रिंग होता है पाइथन में। वहीं पे अगर मैं डायरेक्ट 1 लिख देता, उसमें अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर में अगर आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते तो आप उसको इंटीजर काउंट होगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि 1 को एज अ स्ट्रिंग काउंट करे तब आपको अपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है। अब मैं लिखूँ रन करूंगा तो देखिए आप क्लास इंट आर, क्योंकि 1 एक इंटीजर है। अगर मैं वही अगर इसको डबल अपोस्ट्रोफी में असाइन कर देता हूँ, आप सिंगल अपोस्ट्रोफी में भी असाइन कर सकते हैं। मैं डबल अपोस्ट्रोफी कर रहा हूँ, तो मैंने डबल अपोस्ट्रोफी असाइन किया इंटीजर को, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं क्लास एस टी आर आ रहा है, मैंने रन करा कोड तो एस टी आर मतलब मैंने आपको समझा दिया कि एस टी आर मतलब स्ट्रिंग होता है और इंट मतलब होता है इंटीजर। और डेसिमल को हम लोग बोलते हैं फ्लोट, FLOAT फ्लोट। जैसे फ्लोट हो गया ये डेसिमल, स्ट्रिंग हो गया ये कुछ भी डबल कोट्स के अंदर है उसको स्ट्रिंग बोलते, इंटीजर डिजिट हो गई। बूलियन क्या होता है, मैं आपको बूलियन का अच्छे से मतलब बताता हूँ। जैसे इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में आप देखेंगे d इज इक्वल टू 5 लेसर देन 4, प्रिंट d। अब जैसे आप सबको पता है कि 5 लेसर देन 4 नहीं होता, तो इसका अगर हम लोग d करवाएंगे तो एज अ बूलियन फॉर्म आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स में देगा। डायरेक्ट ये नहीं प्रिंट करवा देगा, 5 लेसर देन 4 नहीं प्रिंट करवाएगा ये आपको, ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आपको बूलियन फॉर्म में ही आउटपुट देते हैं। तो ये फॉल्स आया। अब वहीं पे अगर 5 ग्रेटर एंड, तो वही अगर हम लोग 5 ग्रेटर एंड 4 लिखते थे तो ट्रू आता। अब एक और चीज मैं बताता हूँ। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 5 लेसर देन इक्वल टू 5 लिखा है। और तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने d इज इक्वल टू 5 लेसर देन इक्वल टू 5 लिखा है, ठीक है। अब मैं कमेंट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को आपको एक नोट बताना है इसमें। तो इसका मतलब यही हो गया 5 इज इक्वल टू 5 और 5 लेसर देन 5, इसका मतलब यही हुआ। अब अगर आपको जैसे करना है d इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा इसको हटा देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ आपको d इज इक्वल टू 5 प्लस इज इक्वल सॉरी d प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d इज इक्वल टू d प्लस 5, सॉरी e लिख दिया, d प्लस 5। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, एक सेकेंड ऊपर ले जाते हैं, हाँ एक सेकेंड, मैंने एक सेकेंड इसको d को पहले एक वैल्यू असाइन करें, d इज इक्वल टू 1। अब मैं इसमें क्या हो रहा है, d प्लस इज इक्वल टू 5 मैंने कहा, तो मतलब क्या हुआ, d इज इक्वल टू d प्लस 5। तो d इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी d की, जो नया d है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 क्या 6। तो अभी मैं कोड को रन करता हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, एक सेकेंड कुछ एरर आ, सॉरी मैंने d को प्रिंट ही नहीं करवाया है, प्रिंट d। अब मैं करता हूँ तो देखिए 6 वैल्यू आ रही है। मैं डी को प्रिंट करवाया, डी प्लस इज इक्वल टू 5 क्या हुआ, डी इज इक्वल टू डी प्लस 5। डी की वैल्यू क्या मैंने असाइन की थी 1, तो 1 प्लस 5 हो गया, तो नया डी की वैल्यू क्या आएगी 6। इस ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का काम। और अगर आपको जैसे किसी चीज को, एक और चीज कंपैरिजन ऑपरेटर में होता है, जैसे कि अगर आपको कोई चीज आपको, जैसे मैंने डी इज इक्वल टू 1 का, तो इज इक्वल टू सिंगल इज इक्वल टू का काम ये होता है कि वो किसी चीज को वैल्यू असाइन कर। वही अगर मेरे को डी को आप कंपेयर करना है कि डी क्या इस 1 की इक्वल है कि नहीं है, तो उसके लिए अब आप यूज करते हैं डबल इज इक्वल टू। तो देखिए डी इज इक्वल टू 1। और अब मैं अगर इसको रन करूंगा
सॉरी एक सेकेंड, प्रिंट, सॉरी प्रिंट मैंने नहीं लगाया क्योंकि प्रिंट के बिना प्रिंट कुछ नहीं होगा, प्रिंट आपको लिखना ही पड़ेगा, तो प्रिंट। अब ये आपको क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है इसमें, यहाँ पे कंपैरिजन और तो ये बूलियन फॉर्म में देगा, ट्रू या फॉल्स में देगा। अब आपको मैंने जैसे मैंने ऊपर डी की वैल्यू 1 असाइन की है, तो डी इज इक्वल टू 1 में लिख रहा हूँ, तो डी की क्या वैल्यू 1 है ये मैं पूछ रहा हूँ। तो आंसर क्या आएगा, 1 है, क्योंकि मैंने आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने डी के ऊपर वैल्यू 1 असाइन किया। तो मैं अभी रन करता हूँ कोड को, तो देखिएगा आंसर आपको ट्रू मिलना है। ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब डबल इज इक्वल टू का मतलब यूज, और सिंगल इज इक्वल टू का यूज ये होता है कि आप किसी चीज को वैल्यूएशन का उस वैल्यू किसी चीज से आपको कंपेयर करने की वो इज इक्वल टू है कि नहीं है, तब आप डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं। अगर आपको इज नॉट इक्वल टू यूज करना है, मैथ्स में तो हम लोग क्या करते हैं कि डबल इज इक्वल टू लगा के उसके ऊपर से एक कट दे देते ताकि हम लोग शो कर सके कि इज नॉट इक्वल टू। अगर हम लोग को पाइथन में करना है तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना पड़ेगा, नॉट इज इक्वल टू। अगर मैं अब रन करता हूं तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि मैं इससे बोल रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ कि यार डी 1 की इक्वल नहीं है, लेकिन वैल्यू तो डी की 1 है, तो ये फॉल्स ही देना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ फॉल्स है, क्योंकि मैंने इससे बोला कि पूछा कि डी क्या 1 की इक्वल नहीं है, rather देन आस्किंग कि डी क्या 1 की इक्वल है। मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, उसने बोला कि एक्सक्लेमेशन मार्क से ये हो जाता है कि इज नॉट इक्वल का काम करते हैं, rather देन इज इक्वल टू काम करने की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद इज इक्वल टू का एक साइन आपको लगाना है। तो मतलब आप कोड के जरिए आप ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पर्टिकुलर चीज इस डिजिट के इक्वल है, इक्वल नहीं है क्या, आप ऐसे पूछे। वहीं अगर मैं डबल इज इक्वल टू लगाता, तब आप ये पूछ होते क्या ये डी 1 की इक्वल है कि नहीं, ये फर्क आता है, तो तब ट्रू आ रहा है। ये होता है इज इक्वल टू और नॉट इज इक्वल टू का पाइथन में कैसे यूज करते हैं, बताया मैंने आपको। तो अब ये बूलियन मैंने आपको बताया, कंपैरिजन ऑपरेटर आपको बूलियन फॉर्म में देता है। और नॉन टाइप वेरिएबल का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। नॉन जैसे किसी आपने डी को कुछ असाइन कर दिया, डी को मैंने मतलब कुछ भी नहीं असाइन किया, मेरे को डी मैंने जैसे आपको बताता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 लिखा, बी इज इक्वल टू 2 लिखा, सी इज इक्वल टू 3 लिखा, और डी इज इक्वल टू मेरे को कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, तब मैं क्या लिखूंगा, नन। और नन में एन कैपिटल होना चाहिए, अगर आप स्मॉल एन लिखते तो वो कंसिडर नहीं होगा, तो आपको कैपिटल एन लिखना है, तब वो कंसिडर करेगा ठीक है आपने कोई वैल्यू डी की असाइन कर ही नहीं। अगर अब डी की वैल्यू एक तरह से आपने 0 दी, अब मैं प्रिंट कराता हूँ सी प्लस डी, अब 3 है और नन है, तो अब आपको देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एरर है क्योंकि मैंने नन अप्लाई करा है, और नन का मतलब होता है नल। 0 अगर मैं वहीं 0 अप्लाई करूँ तब आपको 3 प्लस मतलब सी प्लस डी का आपको आंसर 3 मिलता है। लेकिन मैं नन अप्लाई किया, नन नन में आप किसी और चीज को ऐड नहीं कर सकते, तो वो एरर शो कर देगा, वो क्योंकि नल होता है। वहीं अगर मैं 0 लिखता तो वो 0 कंसिडर करता है, ऐसा डिजिट कंसिडर करता, तब मैं इसको करता तब देखिए 3 आता आंसर। बात फर्क ये है नन और 0 असाइन कर, क्योंकि बहुत लोग सोचोगे कि हम लोग 0 भी तो डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं नन की जगह, लेकिन अगर आपको नन तभी अप्लाई करना है जैसे आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू नल रखनी है, 0 भी नहीं रखनी, आपको चाहिए कि बस वो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं पर उसकी वैल्यू की कोई मतलब जरूरत नहीं है, ताकि हम किसी भी चीज के साथ उसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए, तब हम लोग नन यूज करते हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया हो। और अब आपको थोड़े बेसिक्स रूल वेरिएबल के बताता हूँ मैं। जैसे अब मैं एट द रेट समीर इज इक्वल टू 40 लिखा, इज 46 लिखा, 46 तो वैल्यू होगी। अब एट द रेट समीर वेरिएबल काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने एट द रेट स्टार्टिंग लगाया। अगर हम लोग अंडरस्कोर लगाते या डायरेक्ट समीर से स्टार्ट करते, एस से स्टार्ट करते, किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करते, या तो हम लोग उसको वेरिएबल काउंट करते, वो वैलिड वेरिएबल। लेकिन हम लोग ने इसको एट द रेट से स्टार्ट किया तो ये नॉन वैलिड है। वहीं अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्कोर समीर इज इक्वल टू 40, तो ये वैलिड है। या फिर समीर इज इक्वल टू 46 लिख सकते हैं तो भी वैलिड है। कोई एक्स्ट्रा हम लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग में बस आप अगर आपको स्टार्ट करना है तो बस आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट किसी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं वेरिएबल में। वहीं अगर आपको वेरिएबल जैसे मैंने समीर लिखा, अब जैसे मैंने समीर लिखा, समीर 4 इज इक्वल टू 6, तो ये वैलिड वेरिएबल है क्योंकि मैंने डिजिट बाद में अप्लाई किया, स्टार्टिंग में डिजिट अप्लाई नहीं किया। लेकिन वहीं अगर मैं समीर एट द रेट लिखता
तो ये इनवैलिड है। हालांकि मैंने बाद में एट द रेट यूज किया, लेकिन हम लोग वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, बस अंडरस्कोर को छोड़ के। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते पाइथन में वेरिएबल्स में। वहीं अगर मैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैंने समीर के बाद फोर लगाया तो वो वैलिड वेरिएबल है, वहीं अगर मैं फोर समीर लिखता तो ये इनवैलिड होता, क्योंकि वेरिएबल खाली स्टार वेरिएबल में यूज अंडरस्कोर डिजिट और अल्फाबेट हो सकते हैं, लेकिन अगर जब स्टार्ट करने की बात आई वेरिएबल को, तब हम खाली अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट का से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने लिखा है वेरिएबल कैन कंटेन अल्फाबेट अंडरस्कोर डिजिट बट कैन स्टार्ट फ्रॉम ओनली वेरिएबल और अंडरस्कोर बट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते एंड देयर वुड नो बी नो स्पेस इन। हाँ, और एक और चीज कि आप वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पे लिखा समीर यादव, अब मैंने ये लिखा, अब ये इनवैलिड क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस आ गई। अगर इस स्पेस को कवर करना है, आपको दिखाना है कि स्पेस है, तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, तो ये वैलिड वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अंडरस्कोर हटा के डायरेक्ट स्पेस दे दे तो ये इनवैलिड वेरिएबल हो जाए, क्योंकि वेरिएबल में आप कोई भी स्पेस नहीं दे सकते। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया हो वेरिएबल्स के बारे में। अब थोड़ा ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं।